चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी एक ही वीडियो में। पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रदेश में हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों और छोटे स्तर पर काम करने वाले शिल्पकारों के लिए सरकार जल्द ही एक नई सहायता योजना लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत कारीगरों को आर्थिक सहयोग और सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे अपने काम के लिए जरूरी कच्चा माल आसानी से खरीद सकें। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना और कारीगरों की आमदनी बढ़ाना है। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद केवल स्थानीय बाजार तक ही सीमित न रहें, बल्कि बड़े बाजारों तक भी पहुंच सकें। प्रदेश के कई जिलों में कारीगरों ने इस प्रस्तावित योजना को राहत देने वाला कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनके रोजगार को नई मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अफवाह यादव और अफवाह गांधी तक कह दिया। मौर्य का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर जनता में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार इन भ्रामक खबरों का असर यह हुआ कि रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग अचानक बढ़ गई। जहां सामान्य दिनों में रोजाना करीब 50 से 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती थी, वहीं अफवाहों के कारण यह संख्या बढ़कर 75 लाख के पार पहुंच गई। उप मुख्यमंत्री ने इसे संकट की झूठी स्थिति पैदा करने वाला गंदा खेल बताया और कहा कि ऐसे समय में लोगों को डराने के बजाय एकजुटता दिखानी चाहिए। राजधानी लखनऊ से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। चौक क्षेत्र में रहने वाले 5 वर्षीय मासूम अर्नव की उसके ही घर में बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बच्चे की सौतेली मां और उसके पिता, जो पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस जांच के दौरान सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर कई पुराने और ताजा चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे लगातार मारपीट की पुष्टि हुई है। पड़ोसियों के अनुसार आरोपी बच्चे पर हो रही यातना को छिपाने के लिए भी अजीब तरीके अपनाते थे। गर्मी के मौसम में भी मासूम को पूरी बांह के कपड़े और सिर पर मंकी कैप पहना कर रखा जाता था, ताकि शरीर पर पड़े चोट के निशान किसी को दिखाई न दें। जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा, यहां तक कि फांसी की मांग भी उठाई। प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़ी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। कृषि विभाग ने एग्री स्टैक पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पोर्टल पर पंजीकरण होने से किसानों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। इससे भविष्य में मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों के बैंक खातों तक पहुंचाया जा सकेगा। विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया से किसानों की पहचान, जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी। सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है और किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें, ताकि आने वाली योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाए जा रहे घर घर आयुष्मान अभियान को और तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब गांव-गांव जाकर पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। कई जिलों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को योजना के लाभ और कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रहे। इधर फर्रुखाबाद जिले से भी एक दुखद खबर सामने आई है। घड़ी खानखाना इलाके के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग मुख्तार अंसारी की गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतार में खड़े रहने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे से वह गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे हुए थे। करीब 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने तुरंत मदद करते हुए उन्हें सीने पर दबाव देकर प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग पिछले 2 दिनों से गैस सिलेंडर पाने के लिए प्रयास कर रहे थे और लगातार एजेंसी के चक्कर लगा रहे थे। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। कानपुर में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। शहर के कुल 53 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जहां अभ्यर्थियों की सख्त जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कई अभ्यर्थियों को अपने हाथों में बंधा कलावा, कंगन, बाली, बिछिया, जूते और मोजे तक उतारने पड़े। इसके बाद रेटना जांच और अन्य जांच प्रक्रियाओं के बाद ही सुबह करीब 9:30 बजे परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया।
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 77,760 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। शनिवार को 2 पालियों में आयोजित परीक्षा के लिए लगभग 38,880 उम्मीदवार शामिल हुए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए करीब 1,500 पुलिसकर्मियों के साथ 500 यातायात पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के कई जिलों में नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए विशेष बजट जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि गर्मी के मौसम में खेतों की सिंचाई की आवश्यकता काफी बढ़ जाती है, इसीलिए नहरों का समय पर साफ होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग ने नहरों से गाद और कचरा हटाने का अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर नहरें समय रहते साफ कर दी जाएंगी तो खेतों तक पानी सुचारू रूप से पहुंच सकेगा। किसानों को भी उम्मीद है कि इस बार नहरों की बेहतर व्यवस्था से उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा और सिंचाई की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में पशुपालन से जुड़े कामों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से निराश्रित गौवंश की देखभाल और पशु आश्रय स्थलों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यदि पशुओं के लिए उचित व्यवस्था और संरक्षण उपलब्ध होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 15 मार्च से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश के करीब 25 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। वहीं अयोध्या, वाराणसी और आगरा समेत लगभग 24 जिलों में तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे दिन के समय तेज गर्मी महसूस हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं और बारिश के कारण तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना भी जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में कांशीराम की जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी समर्थकों को कांग्रेस से सावधान रहने की सलाह दी है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की दलित विरोधी सोच ही वह मुख्य कारण था जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लखनऊ में कांशीराम के योगदान की प्रशंसा करने और यह कहने पर कि अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देते, इस बयान पर कड़ा पलटवार किया। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही, लेकिन इसके बावजूद भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में देरी की गई। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे राजनीतिक बयानों के पीछे की सच्चाई को समझें और किसी भी तरह के भ्रम में न आएं। शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के 5,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक अब बच्चों को पारंपरिक तरीके के साथ साथ डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए कई स्कूलों में प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन और अन्य डिजिटल उपकरण लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ने का अवसर मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई को अधिक रोचक और समझने में आसान बनाया जा सकेगा, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि भी